हिंदी साहित्य की कालजयी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की एक महान शख्सियत लेखिका उषा प्रियंवदा जी की लिखी हुई कहानी टूटे हुए। तो शुरू करें कहानी टूटे हुए। इस रात नींद नहीं आती। बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। YMCA का छोटा सा कमरा, 16वीं मंजिल पर। बाहर की ओर खिड़की खोल देने पर लाखों लाखों चमकती झिलमिलाती उजली सफ़ेद रंगीन बत्तियों का आलोक कमरे में छा जाता है। हर 2 मिनट पर धड़धड़ाती हुई इलेक्ट्रिक ट्रेन पुल पर से निकल जाती है और उसके शोर में नीचे निरंतर चलती हुई ट्रैफिक का रव दब जाता है। मैं उठकर खिड़की के पास आ गया हूँ। हवा ठंडी है। दोनों बाहें सीने पर बांध मैं आगे झुककर बाहर देखने लगा हूँ। दूर बत्तियों के पार अंधेरे का एक बड़ा सा धब्बा है। मैं जानता हूँ कि वो द्रव अंधकार निश्चल नहीं, वहाँ लहरें हर क्षण आ आकर तट से टकरा रही हैं। उसके किनारे बैठकर मैंने जल चंद्रोदय देखा था। क्या वो आज की ही संध्या थी? महानगरी का कोलाहल भाग दौड़ पीछे छूट चुकी थी। मिशिगन सागर की ओर से रह रहकर ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। मेरी दाहिनी बाह के रोम रह रहकर खड़े हो जाते। कुछ दूर ऊंचाई पर वीपिंग विलो का एक वृक्ष झुका सा खड़ा था। वो रेत पर लेटी थी, पैर फैलाए, कुछ लापरवाही से। साड़ी का किनारा नीचे से काफ़ी गंदा हो गया था, फिर भी उसने रेत व मिट्टी से उसे अलग करने की कोई चेष्टा नहीं की। रेत पर उसने अपना कोट बिछा लिया था और उसके बालों ने आगे गिरकर माथे व बाईं आंख को थोड़ा सा ढक लिया था। वो एकटक आकाश को ताक रही थी। उसका एक हाथ मेरे बहुत निकट आ गया। नाखूनों पर मटियाली पॉलिश थी, लंबी शिथिल उंगलियां। वो लेटी थी, मौन, बंधन मुक्त, अलसाई सी, और सामने मिशिगन सागर था, पीछे शिकागो नगर और उस सुनहरी बालू पर दूर दूर तक जनसमूह। आज उसने कितनी बातें की थीं। वो बोलती कम है, उसकी भाव भंगिमा उसके विचारों को कभी कभी प्रकट कर देती है। अधिकतर वो अपने को एक मौन रहस्य में लिपटा रखना चाहती है, पर आज मुझे लग रहा था कि आज उसका बोलना चुकेगा नहीं। उसके अंदर का कोई अवरुद्ध द्वार खुल गया था। मैं कुछ आश्चर्य से उसकी बातें सुनता रहा। उसमें कहानीकार की सी सहज प्रवहमानता है। कई बार सोचा कि उससे कहूँ, पर उसकी विद्रूपता भरी हंसी सहन न होगी। मुझे ये भी डर था कि वो चुप हो जाएगी और फिर चुपचाप पड़ी पड़ी उस खुले धूप भरे नीले आकाश की ओर ताकने लगेगी और मैं उसकी आत्मीयता और निकटता के घेरे से निकाला जाकर एक बार फिर अपने को अपरिचित महसूस करने लगूंगा। क्या सोचती हो तब? मैंने पूछा। अपने को क्रियाकलापों से अचानक हटाकर आत्मलीन हो जाना उसके लिए बहुत साधारण है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मन तब खाली पात्र सा हो जाता है, एक ऐसा पात्र जिसके तल में एक बड़ा सा छेद हो और एक बूंद पानी भी न टिक सके। कुछ भी न करने, कुछ भी न सोचने की ऐसी स्थिति में मैं एक ऐसी झील सी बन जाती हूँ जिसमें कहीं नन्ही सी हिलोर भी नहीं उठती, जो कांच की तरह जमी हुई निश्चल सूने आकाश के नीचे बिखरी पड़ी हो। बालू भीगती जा रही थी, पानी के ऊपर आकाश दहकता लाल हो आया था। वो कोट बिछाकर उस पर लेटी हुई थी, स्थिर निश्चल झील सी। आकाश स्वच्छ था, कहीं बादल का एक टुकड़ा भी नहीं। बैठे बैठे मेरे पैर सो गए थे। चाहता था कि मैं भी रेत पर लेट जाऊं उसके समीप, पर साहस नहीं हुआ। अगर इतना दब्बू ना होता तो ठीक रहता। स्मार्टनेस से ही काम बनता है। मैं अपनी सीमाएं जान रहा था। भारत की एक कंजर्वेटिव यूनिवर्सिटी का छात्र कभी स्मार्ट सेट का अंग नहीं रहा। अंग्रेजी नहीं बोली, कॉफ़ी हाउस में नहीं बैठा, रोमांटिक साहित्य नहीं पढ़ा। भाषा विज्ञान का छात्र हूँ, रूखा नीरस विषय। वो एक प्रमुख प्रोफेसर की पत्नी है, कटे हुए बाल, ऊंची एड़ी की सैंडल, स्मार्ट, कार चलाती है, गर्मी में सेल करती है। मेरे आने के कुछ ही दिन बाद उससे परिचय हुआ था। हम दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही शहर के, एक भाषा भाषी। तब वो कितनी प्रसन्न हुई थी। मुझे आए थोड़े ही दिन हुए थे। 8वीं स्ट्रीट पर एक फ्लैट में टिका हुआ था। एक साथी और था। सस्ता मकान था, पुराना गंदा, पर और कोई उपाय नहीं था। साल भर के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर चुका था। बाकी सभी किराएदार भारतीय थे, 2 पाकिस्तानी। सारे दिन हींग, नारियल के तेल और विविध मसालों की गंध गलियारों में मंडराया करती थी। एक दिन लाइब्रेरी से लौटकर देखता हूँ कि घर के आगे उसकी गाड़ी खड़ी है, लाल रंग की स्पोर्ट्स कार। घबरा गया।
सोफे पर सोता था और जाने से पहले सारे कपड़े इधर उधर बिखेर गया था। पहली प्रतिक्रिया हुई भाग कर खड़े होने की, पर मन कड़ा करके अंदर गया। वो सोफे पर बैठी थी, मेरे कपड़े वहाँ नहीं थे। पास में ऊपर वाली मिसेज नायक बैठी थी। मिसेज नायक के पति उसके पति के असिस्टेंट थे। वो चाय पी रही थी। उसके हाथ में जो चाय का प्याला था वो साबुन का डिब्बा खरीदने पर मुफ्त मिला था। मैचिंग प्लेट अभी नहीं थी। वो मुझे देखकर बोली, इतनी इतनी देर लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, एक बार जो बीमार पड़े तो फिर पनप नहीं पाओगे। मैंने उत्तर में कुछ नहीं कहा। किताबें मेज़ पर रख कुर्सी खींच कर बैठ गया। तुम्हें खाने पर कई दिन से बुलाना चाहती थी, इस शनिवार को आ सकोगे? सिर्फ इसलिए इतनी तकलीफ़ की? मैंने कहा। पहली बार लगा कि उसके यहाँ बैठने से कमरा का सारा शैबीपन फोकस में आ गया है। अंगूर की बेलों वाले छापे का हरा वॉलपेपर, धूल भरे प्लास्टिक के पर्दे, ढीला ढाला सोफ़ा। वो उठ खड़ी हुई, प्याले को मेज पर रखती हुई बोली, तो शनिवार को मैं लेने आऊँगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं आ जाऊँगा। स्वयं नहीं आ सकोगे, काफ़ी दूर घर है, रास्ता भी आसान नहीं। टैक्सी से? मैंने कहा। शनिवार को 6 बजे, उसने कहा। तैयार रहना। उसने अपना पर्स उठाया और चली गई। उसे दरवाजे तक पहुंचाकर मैं वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। मिसेज नायक अब भी बैठी थीं और काफ़ी प्रभावित सी लग रही थीं। कल ही तो वो उसके और उसके पति के रहन सहन के बारे में बता रही थीं। 2 वर्ष हुए उन्होंने शहर के सबसे फैशनेबल भाग में घर खरीदा है। कम ही प्रोफेसर इतना कुछ अफोर्ड कर पाते हैं, पर ये साधारण प्रोफेसर नहीं। यदि कुछ वर्षों में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिले तो किसी को आश्चर्य न होगा। पत्नी का वो बेहद ख्याल रखते हैं। उसे स्वतंत्रता भी खूब दे रखी है। विवाह के बाद एक संतान हुई थी जिसकी शायद मृत्यु हो गई थी। तब ये दोनों यहाँ नहीं रहते थे। उसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं करता। मिसेज नायक से पीछा छुड़ा मैं अंदर बागची के कमरे में गया। मेरी सभी चीज़ें उसकी चारपाई पर एक करीने से रखी हुई थीं। तौलिए, रात के कपड़े, मैले गिलाफ वाला तकिया, रोएं उधड़ा हुआ कंबल। यही मेरे जीवन का यथार्थ था जो उसके आगे अनायास खुल गया था। मेरे मन में कुछ चुभने सा लगा था। मेरी मजबूरियां यहाँ भी पीछा कर रही थीं। छात्रवृत्ति का आधा भाग घर भेज देता था। वहाँ माँ थी, गांव में घर, विवाह योग्य बहन, कॉलेज में पढ़ता भाई। फिर अपने पर क्रोध हो आया। कमरा तो साफ रख सकता था। रात के कपड़े और गिलाफ, तौलिया नियमित रूप से धोए जाएं तो कम से कम साफ तो दिखेंगे। सुबह से मैंने खूब सफाई की। मकान मालकिन से वैक्यूम क्लीनर मांगकर फर्श साफ किया। एक एक किताब उठाकर धूल पोंछी और 5 बजे से ही कपड़े पहनकर तैयार हो गया। इस अनजान प्रदेश में कोई भी निकट का नहीं, मित्र नहीं, कहीं आना जाना भी नहीं होता। कभी कभी खड़ा होकर पोस्टर पढ़ लेता हूँ। ओपेरा है, नृत्य, संगीत, फिल्में, भाषण। जीवन की कोलाहल भरी नदी चारों ओर बह रही है। उसके बीचों बीच खड़ा होकर मैं तपस्वी सा एकाग्र अपने को तटस्थ रख रहा हूँ। जैसे भी होगा, 2.5 साल में डॉक्टरेट लेकर लौटना ही है, क्योंकि घर है, माँ है, विवाह योग्य बहन है और मन पर एक चेहरे की धूमिल छाप भी है। उसका नाम शशिबाला है। पढ़ रही है, साथ में मेरे लौटने की प्रतीक्षा भी कर रही है। अभी संबंध में केवल इतना ही है। मध्य वित्त पिता की पुत्री मेरी माँ को पुत्र वधू के रूप में ग्राह्य है। शशिबाला के बारे में सोचना चाहता हूँ। कुछ समय पहले एक संबंधी की बारात में गया था, वहीं उसे देखा था। जो बीच में पड़े थे उन्होंने कहा, देख लो लड़की, वधू के पास जो नीली साड़ी पहने बैठी है वही है। शायद उसे भी जता दिया गया होगा। मुझसे दृष्टि मिलने पर वो लजाकर थोड़ा सा मुड़ गई। साधारण रूप रंग, 2 चोटियाँ, नीले प्रिंट की साड़ी। उसका लजाना अच्छा लगा। शशिबाला, तुमसे इतना ही परिचय है। तुम ध्यानरत होकर अध्ययन कर रही हो। मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूँ, क्योंकि वो लेने आएगी। पर वो अंदर नहीं आई। 6 बजने के काफ़ी देर बाद उसकी गाड़ी सड़क पर दिखी। बाहर ही से हॉर्न बजाकर उसने बुलाया। मैं जिस तेज़ी से बाहर झपटा, उससे शायद बागची को आश्चर्य हुआ हो। उतनी नीची गाड़ी के अंदर घुसने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। मेरे कुंडली से मारकर बैठने पर थोड़ा सा हंसी। गाड़ी चलने पर साड़ी से पैर खुल गए। देखता हूँ वो नंगे पैरों है। अपना आश्चर्य छुपा लेता हूँ। वो हल्के से बादामी रंग की साड़ी पहने है। चेहरे में कोई अंतर नहीं। कंधों तक बाल, प्रसाधनहीन मुख। सड़क पहियों के नीचे फिसलती जाती है। पहले कैंपस पीछे छूटता है, फिर शहर। अच्छी तरह हो? वो पूछती है। स्वर में ढेर सा बड़प्पन आ गया है। हाँ, मैं कहता हूँ। और आप? मुझे तुम क्यों नहीं कहते?
मैं तो तुम्हें आप नहीं कहती, मैं बहुत बड़ी हूँ, इसलिए क्या? कहकर वो अपनी बात पर स्वयं हंसती है। वो देखने में 20-21 की लगती है, इससे अधिक तो बिल्कुल भी नहीं। वो आयुहीन है, 50 वर्ष की होने पर भी ऐसी ही लगेगी, हल्की फुल्की, चपल, युवा। सब कोई मुझे टीटी कहते हैं, तंत्री त्रिपाठी नाम का संक्षिप्त रूप। साहित्य में रुचि माँ की देन है। घर आ गया है, अंधेरा हो जाने के कारण साफ नहीं दिखता। टीटी उतर कर खड़ी है मेरी प्रतीक्षा में। मुझे उतरने में देर लगती है। टीटी के नंगे पैरों पर पत्थरों का स्पर्श मुझे पीड़ा सी दे रहा है। दरवाज़ा खुलता है। लंबे गौरवर्ण का ये पुरुष उसके पति होंगे। वो परिचय कराती है। वो मेरा कोट ले लेते हैं और जब तक वो उसे टांगते हैं मैं अनिश्चित सा गलियारे में खड़ा रहता हूँ। वो दाहिनी ओर से एक दरवाजे में लुप्त हो गई है। प्रोफेसर मुझे बैठक में ले जाते हैं, सोफे पर आदर से बैठाकर स्वयं पास बैठते हैं और मृदु स्वर में मेरा हालचाल पूछते हैं। मिसेज नायक मुझे उनके बारे में भी बता चुकी हैं। वो दक्षिण प्रदेश के हैं, प्रख्यात वैज्ञानिक। जब भी भारत जाना चाहते हैं यहाँ उन्हें अधिक सुविधाओं की व्यवस्था कर रोक लिया जाता है। फिर टीटी भारत नहीं लौटना चाहती। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने धीरे धीरे मुझसे मेरी पढ़ाई लिखाई, घर बार, छात्रवृत्ति आदि के बारे में पूछा। आप परिवार को साथ नहीं लाए? वो पूछते हैं। उनका मुख वैसा ही शांत और निर्विघ्न है। लाना चाहता था पर आर्थिक समस्याओं के कारण संभव नहीं हुआ, मैं उत्तर देता हूँ। झूठ नहीं है, संभव होता तो शशिबाला को साथ लाता। विवाह करने के बाद कम से कम घर का काम धंधा तो नहीं करना पड़ता। कुछ देर में टीटी कमरे में आती है, पति को संबोधित कर कहती है, हमें कुछ पीने वीने को नहीं देंगे क्या? प्रोफेसर तुरंत उठ खड़े होते हैं, द्वार की ओर बढ़ते हुए पूछते हैं, क्या लेंगे आप? मैं टीटी की ओर देखता हूँ प्रश्न सूचक दृष्टि से। शहरी दीजिए इसे, प्रारंभ हो। शराब का नाम सुनकर मैं तुरंत कहता हूँ, नहीं मैं शराब नहीं पीता, कुछ और ले लूँगा, फ्रूट जूस। प्रोफेसर बहुत थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, उनके होंठ खिंचकर रह जाते हैं, पर टीटी एक ओर झुकती हुई हंस रही है। इस घर में तुम्हें फ्रूट जूस नहीं मिलेगा, जो दिया जाएगा पीना पड़ेगा। अब वो नन्ही सी बच्ची लगती है, मुझे चिढ़ाते हुए उस दुष्टता भरी मुद्रा में। प्रोफेसर लाकर गिलास मुझे देते हैं। पेय का स्वाद बुरा नहीं है। कमरे में हम तीनों अब मौन हैं। प्रोफेसर जैसे उस मौन में अंतर्मुखी हो डूब गए हैं। टीटी दूसरे सोफे की पीठ से गाल सटाए हुए अधलेटी सी है, एक बाँह फैलाए हुए, उंगली में एक हीरे की अंगूठी है। मैं सीधा सतर बैठा हूँ। कोई आरामदेह पोजीशन नहीं है, पर मैं डरता हूँ कि इस अनजान पेय से कहीं नशा ना आ जाए, इसलिए धीरे धीरे चखता हूँ। क्या कोई नहीं बोलेगा? देख रहा हूँ कि टीटी ने अपना ग्लास छुआ तक नहीं। प्रोफेसर वैसे ही बैठे हैं, दीवार की ओर ताकते हुए। कमरे में कहीं कोई शब्द नहीं, जैसे मैं किसी निर्जन वन में भटक आया हूँ। मुझे भूख लग रही थी। सहसा वो उठकर बैठ जाती है और वेग से कमरे के बाहर चली जाती है। कमरे में यदि वो गिलास ना होता तो ये ना लगता कि वो वहाँ कभी टीटी थी भी। कमरे के कोने में जो पोल लैंप है उसके तीनों बल्ब जल रहे हैं। तीनों के शेड भिन्न रंग के हैं। ये पहली बार ही मेरी दृष्टि में पड़ता है। आमने सामने 2 सोफे हैं, 2-3 तरह की कुर्सियाँ। किसी सुंदर पेड़ की आपस में गुथी हुई शाखाओं को काटकर मेज सी बनाई गई है, जिसके ऊपर पारदर्शी कांच है, जिससे वो गुथी हुई शाखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। मैं सोच उठता हूँ कि ऐसी विचित्र शाखाएं पहले कभी नहीं देखी। पारदर्शी कांच पर छोटा सा रुमाल के जितना नैपकिन रखा है और एक गिलास, जिसे बिना होंठों से लगाए टीटी उठ गई है। मेरे शरीर में अचानक ही ढेर सी थकान भर उठती है। मैं भोजन कर शीघ्र लौट जाने को आकुल हो उठता हूँ। प्रोफेसर जैसे ऊँग गए हों। बाहर शायद तेज हवा चलनी आरंभ हो गई होगी। कमरे के गहरे गाढ़े मौन से बाहर शीतकार करती हुई पेड़ों की शाखाएं हैं। वो स्वर जैसे दूर तक फैलता जा रहा है। मुझे लगने लगा कि मैं एक अतीन्द्रिय मायावी जगत का पात्र हूँ। कमरा, उसका फर्नीचर, यहाँ तक कि अपना ग्लास हाथ में पकड़े बैठे प्रोफेसर, सभी मुझे बड़े दूर, धुंधले और अयथार्थ से लगने लगे। केवल तेज हवा का स्वर यथार्थ था और हर नया झोंका जो शाखाओं को झकझोरता हुआ दूर तक चला जा रहा था, उसकी आवाज़ निरंतर मेरे कानों में तेज होती जा रही थी। तभी टीटी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और बोली, भोजन मेज पर लग गया है। प्रोफेसर जिस सहजता से उठकर खड़े हो गए, उससे मुझे लगा कि वो शायद पूरे समय सजग रहे होंगे। मेरे गिलास पर मेज रखने की खट शायद सभी को इतनी तेज लगी होगी। टीटी की आंखें
एक छोटे पल को मुझ पर रुकी, फिर वो आगे आगे चली, मुझे राह सी दिखाती हुई। भोजन करते हुए कुछ बात करना अपेक्षित है, इसलिए मैंने उस मेज के बारे में पूछ लिया। टीटी खिलखिलाकर हंस पड़ी, देर तक हंसती रही। मैं कुछ झेंप सा आया और मुझे लगा कि मुझसे अनजाने में ही कुछ अशोभनीय बात हो गई है। उधर टीटी थी कि हंसते हंसते मेज पर औंधी सी हुई आई थी। सहसा उसकी हंसी बहुत अस्वाभाविक सी लगने लगी और मैं जान न सका कि वास्तव में वो हंस रही है या हंसी एक प्रकार की दुख भरी हिचकियों वाले रुदन में बदल गई है। प्रोफेसर कुर्सी पीछे खिसकाकर उठ खड़े हुए और टीटी के कंधों पर भार देकर उठाते हुए उन्होंने उसे पुकारा। मैं उस समय टीटी का मुख देखकर स्तब्ध हो आया। वो एकदम चुप हो आई थी, पलकें आंखों पर झुकाई थीं और होठों पर कुछ ऐसी असह्य यातना का सा भाव था जैसे किसी ने उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया हो। प्रोफेसर ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया और फिर उसे दाहिने हाथ से सहारा देकर द्वार की ओर बढ़ते हुए उन्होंने मुझसे कहा, हमें कुछ देर के लिए क्षमा कीजिएगा। मैं पत्थर सा हो आया, उनके कंधे पर झूलते टीटे के मुख को एक तरह से ताकता हुआ। अब उसका मुख नहीं दिखता, बालों ने आगे गिरकर उसे ढक लिया है। कमरे में मैं अकेला हूँ, तीनों प्लेटों में अभी भी भोजन है। मेरी भूख एकाएक मिट गई है। कुछ देर में प्रोफेसर लौट आए हैं। अपनी जगह बैठकर मुझसे कहते हैं, थके होने पर वो कभी कभी इसी प्रकार उत्तेजित हो जाती है। आप चिंतित ना हो, खाइए। आप रुक क्यों गए? पर आपकी पत्नी? मैं पूछता हूँ। मैंने उसे सोने की दवा दे दी है। भोजन के बाद प्रोफेसर ने मेरे वापस लौटने के लिए टैक्सी बुला दी। उन्हें अत्यंत धन्यवाद देकर मैं जब लौटने लगा तब भी मेरे ऊपर गहन अवसाद जमा हुआ था, जो कि प्रोफेसर के घर से लंबी ड्राइव के बाद भी कम नहीं हुआ। रविवार की शाम, सुबह जल्दी उठकर घर से निकल गया था, जैसे अपने कमरे में अब रहा ना जा सकेगा। सारा दिन लाइब्रेरी में बिताकर संध्या को थका हुआ लौट रहा हूँ। मन में ढेर सा संतोष है काफ़ी काम कर लेने का, साथ ही एक अव्यक्त सी उदासी भी जो सप्ताहांतों को अक्सर मन पर छा जाती है। तब शशिबाला की याद करने का प्रयत्न करता हूँ, पर चेहरा जैसे मानस पटल से एकदम पुछ गया है। शेष है नीली साड़ी की धुंधली सी याद। जेब से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोलता हूँ। गलियारे में आते हुए ही घी में भुनी हुई अदरक की सुगंध नाक में भर जाती है। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा ठेल कर खोलता हूँ और वहीं ठिठक कर खड़ा रह जाता हूँ। सोफे पर टीटी लेटी है। आहट सुनकर उसने शायद ग्रीवा मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा है। मुझे वहाँ पाकर भी वो हड़बड़ा कर उठी नहीं है। सहज भाव से लेटे लेटे कहती है, भास्कर, आ गए तुम? मैं झुककर ब्रीफकेस नीचे रख देता हूँ। दाहिनी बाँह मोड़कर उसने सिर के नीचे रख ली है। बाईं बाँह नीचे झूल रही है। साड़ी हल्के से बादामी रंग की है, जिसकी सिल्क टेबल लैंप के प्रकाश में झिलमिला रही है। मैं खड़ा हूँ, एकाएक अपने ही घर में अजनबी सा महसूस करता हुआ। तुम कब आई? दोपहर को आ गई थी। अब वो उठकर बैठती है। बाल आज पीछे इकट्ठा कर बांध लिए गए हैं। पहली बार उसका चिकना उघड़ा हुआ माथा देख रहा हूँ। तुम थे नहीं, सारा घर खाली पड़ा था। मैं किताब पढ़ने लगी, उसी में मन रम गया। उसने मेरे आगे किताब झुलाई। कुछ चाय वगैरह पिएंगी? नहीं, अब जाऊंगी, प्रोफेसर आने वाले होंगे। वो उठकर खड़ी होती है और हाथों से साड़ी की सलवटें ठीक करती है। फिर किताब मेज पर डाल देती है और पर्स उठाकर चलने को तैयार दिखती है। मैं उससे रुकने को नहीं कह पाता। हमारी रसोई बहुत छोटी है, गंदी भी। ज़मीन का फर्श उधड़ चुका है। कई तकाज़ों पर भी मकान मालिक ने कुछ नहीं किया। बर्तन कालिक पुते हैं, प्लेटें एक भी मैच नहीं करती। वो चलते चलते रुक जाती है। क्या कल तुम बहुत घबरा गए थे? नहीं तो, मैं उत्तर देता हूँ। गलती शायद मेरी ही थी, मैं कहकर प्रतिक्रिया के लिए उसकी ओर देखता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उस बेतुकी मेज के बारे में अभी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। उसका स्पर्श मेरे हाथों पर पक्षी के पंखों के भांति हल्का व उड़ता हुआ है। गलती भास्कर किसी की नहीं है। उसका मुख अंधकार में है और फिर वो चली गई है। मैं पुस्तक उठाकर देखता हूँ। भाषा विज्ञान की एक रसहीन व्याख्या है। उसे अलमारी में रखते हुए मैं पाता हूँ कि संध्या की वो उदासी किसी और ही अव्यक्त गहन भावना में बदल गई है। मैं बैठकर बागची की प्रतीक्षा करता हूँ। रविवार के दिन भोजन बनाने की बारी उसकी है। आज क्या वो फिर आई थी? बागची अंदर घुसते ही पूछता है। कौन? वो प्रसिद्ध गणितज्ञ की प्रसिद्ध पत्नी। बागची की टोन मुझे खटकती है, पर चुप रहता हूँ। शी इज़ एविल, भास्कर। बागची खूंटी पर कोट टांग रहा है।
मुझे उसे देखकर ऐसी झुरझुरी हो आती है जैसे कि कब्रिस्तान में अकेले गुजरते वक्त लगता है। उससे दूर रहना ही अच्छा। आप मेरे निजी मामलों में दखल क्यों देते हैं, मैं कहता हूँ। बागची एक ठहाका लगाता है। समय तुम्हें स्वयं सबक सिखा देगा, कहता हुआ वो रसोई में चला जाता है। कुछ देर बाद नायक एक प्याला शक्कर मांगने आता है। तुम्हारी गुरु पत्नी आजकल हमारे साथी पर बहुत दयालु हैं, बागची कहता है। मैं कमरे में बैठा सुन रहा हूँ। मुझे बागची से चिढ़ सी हो रही है। अपना उपहास सहन नहीं होता। अभी नए हैं ना, आसमान में उड़ रहे हैं, धीरे धीरे पता चलेगा। नायक कुछ परेशान से हो आया है। बागची जानबूझकर उसे शक्कर देने में देरी कर रहा है। भास्कर को उनके बारे में कुछ तो बताओ नायक। उसकी बात अनसुनी सी कर नायक कहता है, शक्कर देना हो तो दो, बेकार की बात में क्यों पड़ते हो। बागची फिर हंसता है। नायक के जाने पर मैं यथासाध्य कड़े स्वर में बागची को जता देता हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अगली सुबह बागची ने मुझे घर खाली कर देने को कहा। फ्लैट उसी के नाम था। मुझे न जाने क्यों चैन ही सा मिला और मैं सोत्साह नया कमरा ढूंढने में जुट गया। सूचना नायक को भी मिली होगी। वो ये जानकर हड़बड़ाता हुआ बागची को ढूंढने निकल गया। दूसरे दिन सुबह बागची ने कहा कि उसने इरादा बदल दिया है और मैं पूर्ववत रह सकता हूँ। वो टीटी के प्रति कहे गए शब्दों के बारे में क्षमा चाहता है। पर क्या वे बातें सच थीं? मैं अपने मांस में आत्म पीड़ा की सुइयां सी चुभोता हुआ पूछता हूँ। मुझे क्या मालूम। बागची असहाय भाव से कंधों को झटका दे बाहर चला जाता है। मिसेज नायक से पूरी बात पता चलती है। विवाह के बाद से टीटी बीमारी रहती है। बीमारी का किसी को पता नहीं। डिप्रेशन जब आते हैं तो वो हफ्तों घर से बाहर नहीं निकलती, बोलती चालती नहीं। कितने अरसे बाद उन्होंने टीटी को मुझसे मैत्री होते देखी है। भारत में जाकर नायक का अच्छी नौकरी पाना प्रोफेसर कृष्ण मूर्ति पर बड़ा निर्भर है और बागची अभी भी नायक का ऋणी है। यदि प्रोफेसर को पता चलता कि मुझे टीटी के कारण घर छोड़ना पड़ा है तो वो नायक पर क्रोधित नहीं होते क्या? अपने किस स्वार्थ से मिसेज नायक मुझे ये बता रही हैं, इसे समझने में मुझे देर नहीं लगी। थिएटर हॉल में पास बैठी टीटी के चेहरे की सिलवट देखता हूँ। वो मेरे और प्रोफेसर के बीच में बैठी है, थोड़ा सा आगे को झुकी हुई, दत्तचित्त, एकाग्र। हम लोग नाटक देखने साथ आए हैं। मेरा ध्यान बार बार भटक जाता है। उन दोनों को घर ना आना पड़े इसलिए मैं थिएटर में मिलने को तैयार हो गया था। जब मैं पहुंचा तो वे दोनों लॉबी में खड़े हुए थे। टीटी प्रोफेसर से लंबाई में इतनी छोटी है, ये बात उसी समय मेरे ध्यान में आई। उसका चेहरा कुछ भिन्न लग रहा था, शायद दूसरी तरह से बांधे गए बालों के कारण। आंखें शांत और होंठ एक बहुत ही सूक्ष्म सी मुस्कान लिए हुए। ऐसी दूरी और ठंडेपन से उसने मेरे अभिवादन का उत्तर दिया जैसे कि मुझे जानती ही ना हो। वो एकदम सफ़ेद सिल्क की साड़ी पहने थी। पूरी साड़ी पर चांदी की छोटी छोटी बूटियाँ कढ़ी हुई थीं और जब वो मुड़ी तो मैंने एक हल्के से झटके से पाया कि उसके ब्लाउज का गला पीछे से इतना खुला था कि उसके दाहिने कंधे की उभरी हड्डी तक अनावृत थी। नाटक के दौरान प्रोफेसर का बायां हाथ अक्सर उसकी पीठ को छूने लगता और वो हर बार उसी तरह बैठी बैठी उनके हाथ को हटा देती। नाटक समाप्त होने पर हम तीनों थिएटर हॉल में खड़े थे। टीटी ने प्रोग्राम पेपर से मुंह पर हवा करते हुए कहा, मेरा गला प्यास से सूख रहा है, कहीं बैठकर कुछ पेय लेने का समय होगा आपके पास? उसका प्रश्न पति से था। प्रोफेसर ने मेरी ओर देखा, फिर कहा, क्यों ना हम सीधे घर चलें? आसपास रेस्तरां तो सब ठसाठस भरे होंगे। घर? पर मैं सारे दिन तो घर में ही थी। मैं घर नहीं जाना चाहती। प्रोफेसर बिना कुछ कहे उसकी ओर देखते रहे। मैं वहाँ अत्यंत आश्वस्त सी अनुभव करता खड़ा था। मौन के उस अंतराल का लाभ उठाते हुए मैंने कहा, मैं अब विदा लेना चाहता हूँ। ऐसी जल्दी क्या है? टीटी ने कहा। पूरी संध्या के बाद उसने पहली बात मुझसे संबोधित कर कही थी। बताइए क्या तय किया आपने? मैं तो अब भी यही कहता हूँ कि घर चलो, मुझे अपना कुछ काम भी समाप्त करना है। अगर आप घर ही जाना चाहते हैं तो हम आपको घर उतार देंगे और फिर मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। प्रोफेसर की आंखों में जो भाव आ गया था उसे मैं झेल न सका। मुझे तो अब जाना है, कल के लिए बहुत पढ़ाई इकट्ठा हो गई है, मैंने कहा। टीटी ने मुझे सीधी अनझिप आंखों से ताका। जैसी तुम्हारी इच्छा, वो बोली। मैं उसके सामने अपने को अत्यंत अक्षम बौना सा अनुभव कर उठा, जैसे कि मैं वादे से पीछे हट गया हूँ। चलो तुम्हें घर छोड़ते जाएंगे, प्रोफेसर ने कहा। उनकी कार देखकर मुझे आश्चर्य हुआ।
बड़ी सी पुरानी शेवरले थी। आगे तीनों बैठ सकते थे। टीटी अचानक ही अनमनी हो आई है, इसे मैं स्पष्ट देख रहा था। अपने घर के आगे उतरकर मैंने जब उन दोनों को एक सुखद संध्या के लिए धन्यवाद दिया तो उत्तर में प्रोफेसर मुस्कुराए, पर वो उसी तरह मुंह फुलाए रुष्ट बैठी रही। काफ़ी दिनों तक उसे नहीं देखा। गर्मी के लंबे लंबे दिन बीत गए और चारों ओर पतझड़ छा गया। सारे दिन हवा चलती और सड़कों पर पत्ते लूटते फिरते। पूरे वातावरण में एक ऐसा भाव था कि हर एक धूप भरा दिन जो गया सो गया। इसी कारण तेज हवा के बावजूद झील में सफ़ेद पाल वाली नावें तिरती रहती। शनिवार को विद्यार्थी यूनियन का बड़ा प्रांगण खचाखच भर जाता। अपराह्न को संगीत विभाग के छात्र जॉर्ज सेशन प्रस्तुत करते और श्रोता रंगीन मेज़ों पर कोहनियाँ टिकाए मिलवॉकी की मशहूर बियर पीते और उस संगीत, हंसी, कोलाहल, युवा अंगों की रगड़ के बीच पत्तियां लगातार झड़ती रहती। मैं प्रायः एक कोने में बैठा हुआ सब कुछ देखता रहा। जिस शनिवार को मेरी टीटी से भेंट हुई, मैं बागची के साथ बैठा था। वो बियर पी रहा था और मेरी चाय का प्याला न जाने कब का समाप्त हो गया था। हमारी मेज़ शोरगुल से काफ़ी दूर अलग सी थी। भास्कर, मेरे कंधे को धीरे से उसके हाथ ने छुआ। मैंने मुड़कर उसे देखा, फिर बागची को। दोनों का परिचय कराया। बागची के निमंत्रण पर वो कुर्सी खींचकर बैठ गई। बागची के पूछने पर कि वो क्या पिएगी, उसने उत्तर दिया, कुछ भी। हमें अकेला छोड़कर वो चला गया। औरों की तरह टीटी ने मेज़ पर कोहनियाँ टिका लीं। उसके बाल आगे को गिरकर गालों पर छा गए थे। कुछ उदास से दिखते हो भास्कर, उसके स्वर में बड़ी आत्मीयता थी। नहीं तो, मैंने अचकचाकर कहा। ये पतझड़ का मौसम है ही ऐसा, उसने धीरे से कहा। हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ पल देखा, फिर मैं आंखें बचाकर झील की ओर देखने लगा। बागची एक ट्रे में चाय के 3 प्याले ले आया, फीकी बेस्वाद गुनगुनी चाय। बागची का व्यवहार देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। शिष्टता की मूर्ति बन गया था वो। उजली धूप सहसा ही लोप हो गई। संगीत समाप्त होने पर अधिकांश लोग चले गए और तभी कभी बागची भी। हम दोनों अभी भी बैठे हैं बिना कुछ बोले। अब वो झील की ओर देख रही है। उसका चेहरा भावशून्य है और आंखों में एक दूरी। झील के उस पार क्या है? उसके चौंक जाने पर मुझे लगता है कि मेरे मुख से हमेशा ही बेतुके प्रश्न निकलते हैं। झील के पार? हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज और बच्चों का एक अस्पताल। मैं कभी उस पार नहीं गया हूँ। एक दिन तुम्हें ले चलूँगी। फिर वो काँपती है जैसे ठंडी हो आई हो। सुनो भास्कर, तुम 2 दिन के लिए शिकागो चलोगे? प्रोफेसर एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। मुझे समय, पर कल तो रविवार है, सिर्फ सोमवार को क्लास मिस होगी। फिर वो थोड़ा सा हंस देती है। मुझे प्रोफेसर के पेपर में कोई रुचि नहीं है। तुम चलोगे, तुम्हें शहर घुमाने में 2 दिन बीत जाएंगे। मैं उत्तर नहीं देता। अशिष्ट नहीं होना चाहता था, पर बागची की बातें मन में सालने लगी हैं। रात को प्रोफेसर का फ़ोन आता है। तंत्री ने कहा कि तुम शिकागो जाना चाहते हो। हम लोग 6 बजे सुबह रवाना होंगे, तब तक तैयार हो सकोगे? अगली सुबह 6 बजने से पहले ही मैं पूरी तरह तैयार हूँ। शिकागो। उसे पामर हाउस में उतारकर प्रोफेसर मुझे YMCA ले जाते हैं। 16वीं मंजिल पर कमरा मिलता है। उन्हें धन्यवाद देकर मैं लिफ्ट लेकर ऊपर जाता हूँ। कमरा अच्छा है, साफ सुथरा। अपना बैग मेज पर रखकर मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ। ठीक सामने कोका कोला का बड़ा सा बोर्ड है। उसके नीचे घड़ी समय बता रही है। सारे दिन मैं अकेला ही इधर उधर भटकता रहता हूँ। न जाने क्यों उसके सामने नहीं पड़ना चाहता। कोलाहल भरी महानगरी में मुझे अपने नितांत अकेलेपन का बोध है। काफ़ी देर म्यूज़ियम में बिताता हूँ। भूख लगने पर एक सैंडविच खा लेता हूँ। कभी कभी मन में जिज्ञासा उठती है कि क्या वो मुझे लेकर परेशान हो रही होगी। वो मेरे साथ साथ घूमना चाहती थी। संध्या को जब लौटता हूँ तो न चाहते हुए भी एक बार पूछ लेता हूँ कि मेरे लिए कोई संदेश तो नहीं। ये जानकर कि कोई संदेश नहीं, मन एक नामहीन उदासी से बोझिल उठता है। संध्या YMCA के थिएटर में डैनी केक की एक पुरानी फिल्म देखकर बिताता हूँ और सोचता हूँ कि अगले वर्ष यदि छात्रवृत्ति में वृद्धि हो गई तो शशि बाला को बुला लूँगा। अगली सुबह टेलीफोन की घंटी से नींद टूटती है। उसे 2-3 बार बजने देता हूँ, फिर उठाकर बड़े इत्मीनान से उत्तर देता हूँ। टीटी ही है। पिछले दिन गुम रहने के बारे में कोई बात वो नहीं कहती। 10 बजे पामर हाउस के लाउंज में मिलने को कहती है।
उसका स्वर ये जता देता है कि ये प्रार्थना नहीं, आज्ञा है। मैं 10 बजे पामर हाउस के लाउंज में हूँ। थोड़ी सी आश्वस्ति अनुभव करता हुआ सा भूरे रंग के अपने ढीले ऊनी सूट में, ये जानता हुआ कि भारत में सिलाया हुआ ये सूट यहाँ की सुसंस्कृत भीड़ में कैसा असंगत लग रहा है। पहले प्रोफेसर दिखाई देते हैं, बाद में वो। पास आने पर देखता हूँ कि वो और दिनों की अपेक्षा अधिक बनी संवरी लग रही है। उसने ग्रे रंग की साड़ी पहन रखी है, ऊपर कोट में फर कॉलर है। प्रोफेसर अभिवादन का उत्तर हंसकर देते हैं। कहाँ कहाँ का प्रोग्राम है, वो पूछते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़ती है, पहले हम म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट जाएंगे, फिर थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। अच्छा अच्छा कहकर टीटी की पीठ थपथपा देते हैं। जाते जाते मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि प्रोफेसर उसी जगह खड़े हम दोनों को ताक रहे हैं। मैं आधुनिक चित्रकला के बारे में कुछ भी नहीं जानता। चुपचाप कैटलॉग हाथ में लिए उसके पीछे पीछे एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता हूँ। टीटी प्रसन्न है, उसकी आंखें चमक रही हैं, ये स्पष्ट देख रहा हूँ। तुम ऊब गए होगे, वो लंच की मेज पर कहती है। नहीं, सब कुछ मेरे लिए बहुत शिक्षाप्रद है, मैं कहता हूँ। इस समय भी मैं टमाटर और पनीर का सैंडविच खा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कभी कभी बाल हिलने से टीटी के कानों के कर्ण फूल झलक जाते हैं। क्या ये सिल्क है, मैं पूछता हूँ। उसके हाथ साड़ी की सलवटें ठीक करते हुए ठहर जाते हैं। साड़ी में एक भी सलवट नहीं है, पर जब उसके हाथ चंचल हो उठते हैं तो अदृश्य सलवटें मिटाने लगते हैं। हाँ, रॉ सिल्क। तुम्हें मालूम नहीं क्या? नहीं, स्त्रियों और उनके बारे में कभी जानता हूँ। सचमुच? वो मुझ पर हंस रही है, मैं ये समझ रहा हूँ। मुझ पर हंस रही हो? नहीं नहीं, क्या तुम बुरा मान गए? लंच की मेज पर एक फूलदान है जिसमें एक लंबी सी टहनी में लाल गुलाब है। फूल लगता असली है, पर उसमें गंध नहीं, वो प्लास्टिक का है। तुम्हें उस रात की याद है जब तुमने मेज के बारे में पूछा था? वो पेड़ की शाखाएं नहीं हैं। मैंने आधुनिक शिल्प कला का कोर्स किया था, उसमें मैंने वो बनाया था। वो काष्ठ का है। अपनी इस कलाकृति को मैंने नाम दिया था मातृत्व। मैं टीटी की आंखें बचा रहा हूँ, उसकी ओर देखना नहीं चाहता। वो आगे झुकाई है और उसके दर्प भरे चेहरे पर ऐसा भाव मैंने कम ही देखा है, जैसे मैं चोट खाया बालक हूँ जिसे वो लॉलीपॉप देकर बहलाना चाहती है। भास्कर, मेरे बारे में लोगों ने तुमसे काफ़ी कुछ कहा होगा। नहीं, मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ। कुछ नहीं? मेरे और प्रोफेसर के बारे में, औरों के बारे में? नहीं तंत्री, मुझे उसे टीटी कहकर पुकारने में झिझक सी होती है। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। एक वेट्रेस आकर हमारे कॉफ़ी के प्यालों में ताज़ा कॉफ़ी डाल गई। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर न जाने कैसा लगता है। उसने प्लास्टिक के गुलाब को फूलदान से निकाल लिया और उंगलियों पर गोल गोल घुमाने लगी। प्रोफेसर मेरे अध्यापक थे, उसने कहा। पहले वर्ष जब मैं यहाँ आई थी तो प्रोफेसर की ही छात्रा थी। प्रोफेसर ने ही हंसी हंसी में मेरा नया नामकरण कर दिया था। अब तो ये टीटी मुझसे ऐसा जुड़ गया है कि बहुत से लोगों को मेरा असली नाम याद ही नहीं रहता। मैं चुप रहा। भास्कर, तुम्हें यहाँ कैसा लगता है? मित्र बने हैं? कभी किसी लड़की को डेट करते हो? इतने सारे प्रश्नों का इकट्ठा उत्तर नहीं दिया जा सकता। किसका उत्तर पहले दूं, ये सोच रहा हूँ। वेट्रेस आकर बिल मुझे दे गई है, मैं ही चुकाता हूँ। टीटी आग्रह नहीं करती। मिशिगन एवेन्यू पर आकर हम पाते हैं कि धूप हल्की पड़ गई है, पर आकाश स्वच्छ है और दूर बाईं ओर जल झिलमिला रहा है। हम दोनों बिना कुछ कहे उसी ओर चल पड़े हैं। दूर दूर तक रेत बिखरी है, बालुका कण धूप में चमक रहे हैं। टीटी वहाँ बैठना चाहती है। मैं अपना रुमाल निकालूं इससे पहले ही वो अपना कोट नीचे डालकर उस पर बैठ जाती है। थोड़ी दूर हटकर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उनकी माताएं आपस में बात कर रही हैं। बच्चे दौड़ते हुए बिल्कुल पास आ जाते हैं और फिर खेल में ही मगन वापस भाग जाते हैं। लाल रंग की कमीज पहने हुए केवल एक बच्चा कौतूहल से टीटी को देखता खड़ा रह जाता है। वो हाथ बढ़ाकर उसे बुला रही है, पर वो हंसकर अन्य साथियों के पास भाग जाता है। टीटी का हाथ कुछ देर तक वैसे ही फैला रहता है, आह्वान की मुद्रा में। फिर वो लेट जाती है और आकाश की ओर ताकने लगती है। लेटे लेटे वो न जाने कितनी बातें करती है, ज़्यादातर अपने बचपन की, अपने पिता की, गर्मियों में पहाड़ जाने की स्मृतियाँ,
प्रोफेसर के साथ विविध यात्राएं, और कभी कभी वो पेट के बल होकर कोहनियों पर भार देकर बालों को धीरे धीरे झुलाती हुई बोलती है। कभी दाहिनी करवट लेती है, कभी बाईं, और मैं पास बैठा सब कुछ चुपचाप सुनता हूँ। उसके चेहरे पर दौड़ते विविध भावों को नोट करता हूँ और देखता हूँ उसकी बेचैनी लेक मिशिगन की वेगवती लहरों की तरह। फिर वो चुप हो जाती है, कुछ देर तक कुछ नहीं कहती। मैं बैठा बैठा थक गया हूँ, पर वापस चलने को नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरे तंद्रिल मन पर एक असीम सुख का सा जाल छाता जा रहा है। वहीं बैठे बैठे मैंने सूर्यास्त देखा था और फिर पूर्व में चंद्रोदय। रेत धीरे धीरे ओस में ठंडी होने लगी है और आकाश चमकते तारों से भर उठा था। पीछे मुड़कर देखने पर शिकागो नगर की सारी इमारतें सहस्रों चमकती बत्तियों से दिप उठी थीं। अचानक ही उसने कहा, कब से मूर्ति की तरह बैठे हो, थक नहीं गए होगे? शायद हाथ बढ़ाकर मेरी बाह को अपनी ओर खींचने में उसे अधिक प्रयत्न न करना पड़ा होगा। अगली सुबह कॉन्फ्रेंस की समाप्ति पर जब प्रोफेसर मुझे वापस चलने के लिए आए तो मैं बिना किसी झिझक व अपराध भावना के उनके सामने हो सका। अपने उस व्यवहार पर मुझे स्वयं ही आश्चर्य हुआ। वो बीच की सीट पर बैठी थी, सुस्त, संयत, होठों पर हल्की सी मुस्कान। प्रोफेसर लौटते समय चुप ही रहे और टीटी के निकट बैठा हुआ मैं सामने सड़क पर दृष्टि गड़ाए हुए भी उसकी उपस्थिति से पूरा सजग रहा। मेरी जीभ की नोक पर उसकी त्वचा का खारापन जीवित था और मुझे लगातार लग रहा था कि उसके बाल मेरे मुख पर छाए हुए हैं, सुगंधित तेलहीन रेशमी बाल। मुझे घर के आगे उतारकर मेरे धन्यवाद को प्रोफेसर ने हंसकर ग्रहण किया। उसने चलते समय एक बार मुझे देखा, लंबी भरपूर दृष्टि। वो दोनों चले गए। 2 दिन की निरंतर वर्षा में पतझड़ के इंद्रधनुषी रंग धुल गए हैं। घिरे घिरे स्याह बादल हटते नहीं। धुंधली सी पानी की दीवार ने झील के नीलेपन को ढक लिया है। सड़क पर चलने से भीगी पत्तियां पैरों के नीचे आती हैं और पेड़ों की नग्न कुरूप शाखाओं के बीच गुजरती हुई हवा धीरे धीरे करहाती है। कैंपस के चारों ओर भीड़ कभी कम नहीं होती। रंगीन छाते, रंगीन स्कार्फ, रंगीन स्कर्टें। मैं इन सब के बीच एकदम अकेला हो आया हूँ। समय धीरे धीरे एक अनजान प्रतीक्षा में रेंगता है। 2 दिनों के बाद एकाएक सोचता हूँ कि इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा मुझसे मिलना चाहेगी। वो आवेग क्षणिक भी तो हो सकता है। तब अपनी सारी असमर्थताएं मन में सालने लगती हैं। वर्षा के धुंधलकेपन में कमरा और भी शैबी लगता है। मैं सोफे पर लेट जाता हूँ और विविध स्वरों को सुनता रहता हूँ। मेरे संकोचशील दब्बू मस्तिष्क में अनेक अजीब असंभव प्लान बनते हैं और मिट जाते हैं। अगले दिन वर्षा थम गई है और फीकी फीकी धूप शहर पर छा गई है। मेरी आज कोई क्लास नहीं है। सारे दिन घर में रहकर पढ़ने का इरादा है, साथ ही फ़ोन बजने की प्रतीक्षा भी। 11 बजे तक मकान में सन्नाटा हो जाता है। पुरुष काम पर चले जाते हैं। कैप्टन अहमद की पत्नी और मिसेज नायक बच्चों को लेकर बाजार। मैंने अलमारी से पुस्तकें निकाल कर मेज पर रख दी हैं। बाहर घंटी बजती है। उठकर द्वार खोलने जाते हुए मैं जान लेता हूँ कि वही होगी। वो घंटी बजाकर कार में जा बैठी है और व्हील पर वहाँ टिकाए प्रतीक्षा कर रही है। मैं बिना कोई प्रश्न पूछे पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। वो झुककर उस ओर का दरवाज़ा खोल देती है। उसमें कोई अंतर नहीं दिखता। उसका मुख शांत और निरुद्वेग है। बाल कंधे तक, बाएं कंधे पर साड़ी, उसी रंग का स्वेटर। प्रोफेसर को शिकागो से आकर ज्वर हो गया था। वो कहती है, अब कैसे हैं? ठीक हैं, आज कॉलेज गए हैं। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि हम कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि मैं उसका नैकट्य पाने को आकुल होता हुआ भी उसके घर जाने को प्रस्तुत नहीं हूँ। वो चुप है। मोटर, मकान, सड़कें, दुकानें पीछे छोड़ती हुई चली जा रही है। कुछ देर में हम शहर से बाहर आ गए हैं। अब सड़क के दोनों ओर टीले हैं और हरियाली है। एक लाल छत वाले फार्म के सामने वो कार रोक देती है। आओ, वो उतरते हुए कहती है। ये किसका फार्म है? मैं पूछता हूँ। एकाएक इतनी ठंड हो गई है, इसका अनुमान बाहर आने पर ही होता है। घबरा रहे हो क्या? नहीं, घबराऊंगा क्यों? कहते हुए मेरे अंदर अपने पर एक नया विश्वास और अदम्य साहस भर उठता है। वो दरवाज़ा खोलती है। हम लोग किचन में हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियों पर लाल चेक के पर्दे हैं, वैसा ही मेजपोश भी। स्टोव के ऊपर दीवार पर चमकते स्वच्छ तांबे के बर्तन टंगे हुए हैं। टीटी नल खोलकर केतली में पानी भरते हुए कहती है, ये फार्म इलेन का है। इलेन मेरी नीग्रो नौकरानी है।
सप्ताह में एक बार हमारे घर आके पूरे घर की सफाई किया करती है। आज वो वहाँ गई है। स्टोव जलाकर टीटी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने दोनों हाथ लाल मेज पोछ के ऊपर रख लिए हैं। इलेन बहुत भली है। वो मेरी नौकरानी नहीं, मित्र है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि इस शहर में केवल इलेन ही मेरे इतने निकट है। इलेन मुझे समझती है। थोड़ी देर में पानी उबलने लगता है। टीटी 2 प्यालों में कॉफ़ी बनाती है। उसने मेरा प्याला भी मेज पर रख दिया है। हम दोनों चुपचाप अपनी अपनी कॉफ़ी पीते हैं। टीटी, जैसा कि प्रायः उसके साथ होता है, फिर अपने में डूब गई है और झुकी हुई उसकी पलकें देखकर मेरा मन उसके मौन को भंग करने को नहीं होता है। बाहर हल्की हल्की धूप बिखरी है। पास ही कभी कभी कोई गाय रंभा उठती है। उसके अतिरिक्त सन्नाटा है। स्टोव के पास बिजली की घड़ी बिना आवाज़ किए समय बता रही है। मेरे हाथ से चम्मच छूटकर नीचे जा गिरती है और हम दोनों एक साथ उसे उठाने नीचे झुकते हैं और एक दूसरे से आंखें मिलते ही चम्मच बिना उठाए सीधे हो जाते हैं। कॉफ़ी का प्याला छोड़ उठ खड़ी हुई है और रसोई के द्वार पर जाकर ठिठक गई है। फिर वो ग्रीवा मोड़कर मुझे देखती है। मैं अपनी कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ा हो जाता हूँ और तब उस दिन के बाद मेरे दिन शुक्रवार की प्रतीक्षा में कटते हैं, जो कि इलेन का सफाई करने का दिन है, जबकि वो सारे दिन घर से बाहर रहती है और जिस दिन मेरी एक भी क्लास नहीं होती। एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक के अंतराल को मैं विचित्र उत्कंठा से काटता हूँ, स्वप्नलीन व्यक्ति की तरह क्रियाकलाप में मग्न होकर। तब बागजी के प्रश्नों का उत्तर भी देता हूँ, क्लास में जाता हूँ और ये सब करते हुए मेरे अंदर असीम सुख की गहन तुष्टि की मंद मंद आँच बलती रहती है और उसी से लिपटी एक अननुभूत खालीपन, शून्य की भावना भी। ऐसा सब सीधी लीक पर चलती हुई जिंदगी में मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। मेरा जो दिन खाली था वही दिन इलेन की सफाई करने का भी था। इस बात के संयोग का जब मैंने टीटी से उल्लेख किया तो हंसती। पहले इलेन मंगलवार को आती थी, उसने कहा, पर तुम उस दिन बिजी होते हो इसलिए मैंने इलेन का दिन बदल दिया। उसने आपत्ति नहीं की। वो आपत्ति क्यों करेगी? वो जानती है। क्या वो हमारे बारे में जानती है? मेरे स्वर में अचंभा था। वो तुम्हें नहीं जानती, पर मेरी कोई बात उससे छिपी नहीं है। उसने मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए होंगे। क्या तुम मुझे लेकर लज्जित हो भास्कर? वो पूछती है। मैं सहसा उत्तर नहीं दे पाता। उस छोटे से चौकोर कमरे की खिड़कियों के बाहर अपराह्न की धूप चमक रही है, पर मोटे पर्दों के कारण कमरे में अंधेरा सा है, पर ऐसा गहरा अंधेरा नहीं जिसमें कि हम दोनों एक दूसरे को देख ना सकें। वो शैया पर पीठ के बल लेटी है। बहुत हल्के गुलाबी रंग की चादर से वो अपने को ढके हुए है ग्रीवा तक। तकिए पर उसके बाल बिखर गए हैं। उसकी आंखें अब शांत, दोषपूर्ण नहीं दिखती। वे एकाएक बेचैन हो आई हैं। वो धीरे धीरे मेरी बाँह छूती है। नहीं तंत्री, मैं लज्जित नहीं हूँ, पर कभी कभी व्याकुल अवश्य उठता हूँ। तुम्हें प्रोफेसर की तरह सुख सुविधा नहीं दे पाऊँगा। वो मेरी बाँह पर से अपना हाथ हटा लेती है। मेरे पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वो क्या सोच रही है, कुछ सोच भी रही है या नहीं। कुछ देर बाद ये कहती है, अब हमें वापस चलना चाहिए। मैं जान रहा हूँ कि एक लघु पल में ही वो मुझसे दूर चली गई है, जहाँ मैं उसे छू नहीं सकता, पकड़ नहीं पाता, और मैं उदास हो आया हूँ। उसकी साड़ी अब तक नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी, बैंगनी रेशम की एक ढेर की तरह। वो मेरी ओर पीठ करके वस्त्र पहन रही है। मैं जानता हूँ कि वो अब स्नानागार में जाकर बाल संवारेगी, होठों पर मोतिया रंग की लिपस्टिक लगाएगी। उसका प्रसाधनहीन सा चेहरा कुशलतापूर्वक किए गए प्रसाधनों के कारण है। ये जानकर मुझे अपने ऊपर हंसी भी आई थी और अचंभा भी हुआ था। जब तक वो स्नानागार में रहती है मैं बिस्तर ठीक कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इलेन आकर हमारी उपस्थिति का कोई चिन्ह पाए। मैं जानता हूँ कि इलेन जानती है, तभी तो हर बार बिस्तर पर धुली और लेवेंडर की गंध से सुवासित चादरें होती हैं। स्नानागार में साफ तौलिए। लौटते हुए हम दोनों ही चुप रहते हैं। वो मुझे घर नहीं लाती, ज़्यादातर बस स्टैंड पर छोड़ देती है। इस बीच मौसम बदल गया है और घरों की छतों पर, वृक्षों की टहनियों पर, सड़कों और पेवमेंटों पर बर्फ़ जमी दिखाई देती है। मैं भारी कपड़ों से लदा हुआ हूँ। बस अभी नहीं आई है क्योंकि कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद मैं अगले सप्ताह कहीं चली जाऊँ, वो जाने से पहले कहती है। मैं उसकी ओर देखता रह जाता हूँ। आज बेहद ठंड है। दूर फैक्ट्री की 3 चिमनियों से नीला धुआं निकल रहा है। वो ऊपर नहीं उठ पाता, चिमनियों के आसपास ही मंडरा रहा है। सड़क की बत्तियां धुंधली सी लगती हैं, जैसे दिन के 3 बजे ही रात सी हो आई है।
दूर बस आती हुई दिखाई देती है। वो चली गई है। उसकी नीची सी कार को एक बड़ा सा ट्रक ढक लेता है और मैं उसे नहीं देख पाता। 2-3 दिन बाद प्रोफेसर से बुक स्टोर पर भेंट होती है। वो मुस्कुराते हैं और उनके आग्रह पर मैं कैफेटेरिया में जाकर एक कप कॉफ़ी पीने का निमंत्रण स्वीकार कर लेता हूँ। अपना ओवरकोट उतारते हुए मैं सोचता हूँ कि यदि प्रोफेसर हमारी आत्मीयता की बात जान जाएं तो उनके इस शिष्ट सधे चेहरे पर क्या भाव आएंगे। न चाहते हुए भी प्रोफेसर के प्रति मैं अनुदार नहीं हो पाता। उनकी विद्वता का मैं आदर करता हूँ। उनकी आयु तक पहुँचकर भी मैं उनकी तरह प्रतिष्ठित नहीं हो पाऊँगा, इसका बोध मुझे है। मैं अत्यंत साधारण हूँ, देखने, सुनने, पढ़ने, लिखने, हर एक बात में, पर इस समय मैं उनके प्रति एक समभाव अनुभव कर रहा हूँ उसके कारण। और जैसे मेरे विचारों के उत्तर में उन्होंने पूछ लिया कि इधर मैं टीटी से मिला हूँ या नहीं। झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहना पड़ता है कि कुछ दिन पहले बहुत थोड़ी देर को उससे भेंट हुई थी और कहते ही मेरे सारे शरीर में उसके अंगों का स्पर्श व्याप जाता है और मेरी दाहिनी बाह पर रोए भरभरा उठते हैं। मैं उसे लेकर आजकल बहुत चिंतित हूँ। वो एकटक मुझे देख रहे हैं। उसका आचरण बहुत अस्वाभाविक होता जा रहा है। लंबी चुप्पियाँ, उदासी के लंबे लंबे दौर। उसे अपने को व्यस्त रखना चाहिए, पर उसका हर चीज़ से मन ऊब सा गया है। मैं थोड़ा सा अनईजी हो गया हूँ। प्रोफेसर मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं, पर मैं सुनता रहता हूँ। कैफेटेरिया के बाहर नीली झील सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई है। उसके ऊपर धुंध सी छाई रहती है। उस पर की कोई चीज़ नहीं दिखती। भास्कर, तुमने टीटी में कोई परिवर्तन नहीं देखा? उन्हें निकट से जानने का मुझे अवसर नहीं मिला, मैं कहता हूँ, और सोचता हूँ कि वो सचमुच मेरे लिए अपरिचिता है। मैं उसके बारे में अवश्य जानता हूँ, पर वो क्या सोचती है, सप्ताह के अन्य दिनों में कहाँ जाती है, क्या करती है, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जाड़ों में वो हमेशा डिप्रेस्ड रहने लगती है। उसके डॉक्टर का कहना है कि उसे कहीं गर्म धूप वाले प्रदेश में चले जाना चाहिए, जैसे फ्लोरिडा। क्या वो जाएगी? बहुत संभव है इसी सप्ताह। उसके बाद मैं कुछ नहीं कहता। प्रोफेसर के मुख की ओर भी नहीं देख पाता। मुझे भय है कि मैंने असावधानी से उनके ऊपर ये प्रकट हो जाने दिया है कि उसके कहीं चले जाने की संभावना से मैं थोड़ा सा घबरा गया हूँ। जाने से पहले केवल एक बार भेंट होती है, बहुत थोड़ी देर को। अपने घर के आगे एक पुरानी सी मोटर से एक नीग्रो औरत को उतरते देख जान लेता हूँ कि यही एलेन होगी। वो मुझे साथ ले जाने को आई है। हम उसके घर नहीं जाते। दिन में मूर्ति दंपत्ति का घर भिन्न सा लगता है। वो गलियारे में खड़ी है। हमें देखते ही कहती है, एलेन, बड़ी देर लगा दी। मुझे दुख है मिसेस मूर्ति, एलेन कहती हुई अंदर चली आती है। भास्कर, वो मेरे निकट आ जाती है। वो हल्के पीले रंग की रोब पहने हुए है जो भूमि तक आती है, पारदर्शी नायलॉन की, पर इतनी परतें कि कोई अंग नहीं दिखता। वो उद्विग्न सी है। वो मुझे अपने कमरे में ले जाती है और पलंग के पायताने रखी कुर्सी को बैठने का संकेत करती है। पलंग काफ़ी बड़ा है। उस पर सफ़ेद और सुनहरे रंग का पलंग पोश बिछा है। ऊपर झालरदार चंदोवा है। नीचे फर्श पर 2 सूटकेस खुले पड़े हैं। मुझे रात तक पैकिंग कर लेनी है। मैं चुप हूँ और उसके कमरे को देख रहा हूँ, जिसकी साज सज्जा सचमुच टीटी के उपयुक्त है, जिसकी अव्यवस्था में भी टीटी सजती है। मेरे मन में रह रहकर एलेन का वो छोटा सा अतिथि कक्ष उभर आता है, जहाँ मैंने संपूर्णता से टीटी को पाया था, पर जहाँ हर चीज़ पुरानी, कम दाम की थी और जहाँ से हर बार बाहर आने पर मेरे मुंह का स्वाद कुछ कड़वा सा हुआ आता था, क्योंकि उन कुछ आत्मीय घंटों में भी मेरे मन में अपनी असमर्थता का भाव चिपटा रहता था। यदि मेरा अपना अलग छोटा सा भी फ्लैट होता तो उसकी नौकरानी के घर में मिलने की आवश्यकता ही न पड़ती। टीटी का कमरा, उसके कपड़े, उसकी चीज़ें, उन सब के बीच मैं नितांत अकेला बैठा था और थोड़ा सा आहत भी। यदि वो चाहती तो जाने को मना कर सकती थी। वो इतनी स्वतंत्र है, शायद वो स्वयं जाना चाहती हो। अपने को आश्वस्त करने के लिए कहता हूँ, निश्चय ही ये अंत नहीं है। कुछ सप्ताहांतों के तुम्हारे चले जाने से कुछ नहीं बदलता। मैं अभी तैयार हुई जाती हूँ, तुम यहीं ठहरो। वो पलंग पर से कुछ कपड़े उठा लेती है और कमरे से संलग्न एक द्वार खोलकर अंदर चली गई है। जब वो बाहर आती है तो बहुत कुछ पहले जैसी लगती है, प्रकृतिस्थ और संयत। एक छोटी सी मुस्कान में मुझे सम्मिलित करते हुए एलेन को पुकारती है।
हम लोग कुछ देर को जा रहे हैं, क्या तुम ये कपड़े पैक कर दोगी? इलेन ने सुनकर चौंक सी गई। मेरी ओर देखते हुए वो स्वीकृति में सिर हिलाती है। क्या हम इलेन के घर जा रहे हैं? मैं पूछता हूँ। नहीं बेबी, उतना समय नहीं है, वो कहती है। फिर? तुम बहुत निरर्थक सवाल पूछते हो। उसने अपनी तर्जनी मेरे होठों पर रख दी है। यात्रा लंबी है। कुछ देर में मैं समझ जाता हूँ कि हम झील के उस पार जा रहे हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और हर क्षण के बाद मेरी आकुलता बढ़ती जा रही है। क्या तुम्हारा जाना आवश्यक है? डॉक्टर कहते हैं। पर तुम अस्वस्थ नहीं? यहाँ हूँ, वो अपने माथे की ओर इशारा करती है। तंत्री, पत्र तो लिखोगी ना? कौन जाने, वो कंधों को थोड़ा सा हिलाती है। उसके बाद लंबा मौन। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ। कांच पर बर्फ़ के छोटे छोटे कण इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही हल्की फुहार की तरह बर्फ़ गिर रही है। मेरी सांस से कांच पर थोड़ी सी भाप जम जाती है। कार जब मुख्य सड़क पर बाईं ओर मुड़ती है तो एक कई मंजिली बड़ी सी इमारत को देख मैं समझ लेता हूँ कि यही मेडिकल कॉलेज होगा। कार को छोड़कर हम दोनों इमारत के अंदर आए हैं। घुसते ही बड़ा सा हॉल है, स्वच्छ गलियारे, सब कुछ प्रसन्न, आकर्षक। हम दोनों लिफ्ट के नीचे आने की प्रतीक्षा में हैं। हमारे अतिरिक्त 2 युवा डॉक्टर अपने सफ़ेद कोटों में खड़े हैं और अपने वार्तालाप में तल्लीन हैं। क्या तुम कुछ देर यहीं ठहरोगे? अच्छा। मैं जान रहा हूँ कि उसने एकाएक इरादा बदल लिया है। वो जहाँ भी मुझे ले जा रही थी अब नहीं ले जाएगी। लिफ्ट उसे और दोनों डॉक्टरों को लेकर ऊपर चली गई है। मैं वापस आकर रिसेप्शन रूम में खड़ा हो जाता हूँ। मैं हरी, गुलाबी या सफ़ेद किसी भी रंग की कुर्सी पर बैठ सकता हूँ, पर बैठता नहीं। दीवार पर घड़ी के नंबर अंकित हैं और 2 बड़ी बड़ी सुइयाँ उभरी नज़र आती हैं। कमरे के कोने में एक रबड़ का पेड़ बड़े से गमले में उगा हुआ है। पीली डेस्क के पीछे सुनहरे बालों वाली एक युवती बैठी है। एक और 2 स्त्रियां बैठी हैं। उनके मुख पर धीर प्रतीक्षा का भाव है। युवती की मेज पर रखा सफ़ेद टेलीफोन बार बार बजता है। वो उसके रिसीवर में इतने धीमे स्वर में बोलती है जो कि आसपास कोई नहीं सुन पाता। मैं पतलून की जेब में हाथ डाले खड़ा हूँ। दीवार की घड़ी पर बार बार दृष्टि जाती है। उसे गए 20 मिनट हो चुके हैं। मैं कमरे से निकलकर बाहर सीढ़ियों पर आ गया हूँ। सब कुछ बर्फ़ से ढका, शांत, निस्तब्ध है, एक क्रिसमस कार्ड की तरह। उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उसे किसी गर्म जगह पर जाना जरूरी है। किसी प्रदेश में चटक धूप खिलती होगी, ये सोचकर भी अजीब सा लगता है। उसने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया है। उसकी हथेली गर्म और पसीजी हुई है। वो थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रहती है, फिर जैसे वो काँप उठी है शीत के कारण। आधे घंटे में ही धूप चली गई है और चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैली हुई है जो थोड़ी देर में गहरी हो जाएगी। हम लोग कार में लौट आए हैं। कार चलने से पहले वो चुपचाप बैठी रहती है। फिर वो कहती है, भास्कर, मुझे तुमसे सब कुछ कह देना चाहिए था। कहना आसान न था, पर चाहती हूँ कि तुम मुझ ही से सुनो। इस अस्पताल में हमारा पुत्र है। वो नॉर्मल नहीं है, कभी भी नॉर्मल जीवन नहीं बिता सकेगा। वो मेरी ओर आ गई है। अब वो मेरी बाहों में है। उसके बाल बाएं गाल को छू रहे हैं। उसके जन्म के बाद फिर कभी कुछ पहले जैसा नहीं हो सका, वो कहती है, और इसलिए प्रोफेसर को मैं और आहत नहीं करना चाहती। मैं धीरे धीरे उसके बाल थपथपा रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि उसे जो कुछ चुनना था वो चुन चुकी है। अब मुझे कहने को कुछ बचता ही क्या है। मैं धीरे से उसे अपनी बाहों से अलग कर देता हूँ और संयत ठंडे स्वर में कहता हूँ, अब हमें वापस लौटना चाहिए। तुम्हें रात की फ़्लाइट पकड़नी है। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रियंवदा जी की लिखी हुई कहानी टूटे हुए। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।